कदमों में जा रहा हूँ, वो इस कदर खूबसूरत एक मंज़र था। मेरी लाइफ का अब तक मैंने इतना खूबसूरत मंज़र नहीं कभी देखा है। वो बहुत खूबसूरत मंज़र था। आज भी मुझे वो याद है और आज भी उस मंज़र को मैं अपनी आंखों से नहीं भुला सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाक वेंचर चैनल। और आज हम लोग को निकलना था अस्तोर से और छठे दिन की आज शुरुआत थी। और जैसे ही आज का ट्रैवल स्टार्ट करना था, आज हम लोगों को त्रिशिंग पहुंचना था। अस्तोर का जो सा रास्ता है, आप इजीली बाइक पे भी जा सकते हो, गाड़ी पे भी जा सकते हो, जीप पे भी जा सकते हो। बिल्कुल कोई ऑफ रोड नहीं है, आराम से एक अच्छा रोड है जो सा आपको आराम से इजीली त्रिशिंग पहुंचा देता है। आप गाड़ी पे भी जा सकते हो। तो 37 किलोमीटर का टोटल ये ट्रैक है अस्तोर से त्रिशिंग का। तो सुबह सुबह उठे, नाश्ता वगैरह किया, हर एक चीज़ की, और अब हम लोगों को सबको निकलना था। तो निकलने से पहले एक चीज़ एक नई डिसाइड ये हो गई कि जो सा एक नया मेंबर, हमारा नवा मेंबर जो था नया ऐड ऑन हुआ, फरजोक भाई, उन्होंने बोला कि अब जो सा है अगला जो सा सफ़र है वो मैं लीड करूँगा सबको। मैं बताऊँगा कि मैदान में घोड़े कैसे भागते हैं। तो हम सब, मैंने बोला ठीक है, अगर आप अब लीड करना चाहते हैं ग्रुप को तो आप लीड करें। उन्होंने लीड शुरू कर दिया और हम लोग अस्तोर से फाइनली निकले त्रिशिंग के लिए। 4 घंटे की राइड के बाद हम लोग आराम से इजीली त्रिशिंग पहुंच गए। आपने रूपल फेस की तरफ से नांगा पर्वत को देखना है तो आप मोस्टली लोग जो उनसे है वो त्रिशिंग में जाकर होटल वगैरह लेते हैं, कैंपिंग वगैरह कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों ने टेंट नहीं लगाना था तो हम लोगों ने भी एक होटल है नांगा पर्वत व्यू पॉइंट होटल, हम लोगों ने वो होटल जो था है एक रूम उसका ले लिया। तो आज का दिन बड़ा अच्छा, एक बड़ा खुशगवार और बड़ा इजी एक डे था। आज कोई टफ़ टाइम नहीं मिला हमें पूरे राइड में। तो आज का जो सा दिन था, हम इजीली त्रिशिंग पहुंच गए। और जब बैठे नांगा पर्वत व्यू पॉइंट होटल पे, हम लोगों ने शाम को चाय वगैरह ये वो सारा कुछ किया। तो एक गाइडर थे, वो आए, उन्होंने बोला कि यहाँ से जो सा नांगा पर्वत बेस कैंप है वहाँ तक का रास्ता मैं आप लोगों को लेके चलूँगा। तो मैंने बोला कि अगर हम लोग बाइक पे जाना चाहते हैं तो हम लोग जा सकते हैं। उन्होंने बोला आप आधा रास्ता जो है वो बाइक पे कर सकते हैं, आधा रास्ता आप लोगों को ट्रैक पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो उनके साथ हमारा डिसाइड हो गया। पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग खुद ही चल जाएंगे, हम लोगों को गाइडर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ जिस तरह से हमारा दोस्ती वगैरह ये वो सारा कुछ हो गया तो हमने बोला कोई बात नहीं, सो के हम आपको साथ में लेके जाएंगे। तो डिसाइड ये हुआ कि सुबह सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे और कुछ एक खाने का सामान जो सा है वो हम लोग साथ में कैरी करेंगे, जो शायद हम लोग बेस कैंप पे जाके खा लें। तो फाइनली जब बंदे डिसाइड किए कि आखिरकार सुबह हमारे साथ नांगा पर्वत बेस कैंप के लिए बाइक पे कौन कौन जा रहा है, तो सब लड़के मान गए कि हम सब जा रहे हैं, सिवाय लीडर के, जिनको हम लोगों ने लास्ट नाइट मुंतखब किया था कि हम लोग अब से आप हमारे लीडर हैं। हमने नहीं बोला था, उन्होंने खुद बोला था कि मैं तुम लोगों को लीड करूँगा। तो उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर धूप में बैठ के माल्टे खाने हैं। तो हमने बोला ठीक है, आप माल्टे खाओ और हम लोग नांगा पर्वत बेस कैंप पे जाएंगे। तो लीडर साहब को होटल में माल्टे खाने के लिए छोड़ के हम लोग सुबह 6 बजे 7 बजे तक हम लोग नांगा पर्वत के लिए निकल पड़े। तो नांगा पर्वत का सफ़र शुरू करने से पहले तक का जो था मौसम था वो और था। अब मौसम खान चेंज हो चुका था लास्ट टाइम इंसिडेंट की वजह से, चाचू वाले। तो अब लीडर तो वही होगा जो मोहसिन खान से बढ़कर होगा। मैं उसी को अपना लीडर मानूंगा। जो मुझसे बढ़कर कोई काम करना चाह रहा होगा, मुझसे नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो मुझे उसके लिए कन्विंस करेगा, मुझे उसके लिए मोटिवेट करेगा, तो वो मेरा लीडर है। दोस्त मेरा वो है जो टीम का हिस्सा है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग टूर को छोड़ के भागते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको पिछली कुछ चीज़ें याद आती है, होम सिकनेस हो जाती है, कोई भी तरह तरह के बहुत सारे लोगों के मसले होते हैं, तो वो ग्रुप को छोड़ना चाहते हैं कुछ पे। मेरे मुताबिक एक अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हो, 10 दिन का ट्रैवल है, 15 दिन का ट्रैवल है, तो आप 10 दिन तक 15 दिन तक जोन से लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आप उनको नहीं छोड़ सकते। आप बाउंड है वो 10 दिन के लिए उनके साथ रहने पे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, जिससे जितना मर्ज़ी मसला हो, कोई भी वजह हो, लेकिन आप उन 10 दिनों के लिए या 7 दिनों के लिए जितने दिन का ट्रैवल है, आप लोग उन ग्रुप मेंबर्स को नहीं छोड़ सकते हो। आपको जब वापस घर आ जाएंगे उसके बाद जितने भी इख्तलाफात हैं, आप नेक्स्ट ट्रैवल नहीं करना है, व्हाटएवर जो भी है वो करना है। और मदद उसी की जाएगी जो अपनी मदद आप करेगा। ये मैंने अब सोच लिया हुआ था और मैंने अपनी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी यही चीज़ लिखी हुई है
कि उसी बंदे की मदद की जाएगी, उसी बंदे को हेल्प की जाएगी, उसी बंदे के लिए जान दी जाएगी जो अपनी मदद आप करेगा। मिसाल के तौर पे इसका मतलब ये है कि अगर आपको हेल्प चाहिए किसी की, आपसे बाइक नहीं निकल रही है, तो आप खुद अपनी बाइक के ऊपर बैठ के अपना ज़ोर लगाओगे, बाइक को निकालोगे तो आपकी मदद की जाएगी, ना कि आपने बाइक दूसरे राइडर को पकड़ा दी कि यार ये मुझे यहाँ से बाइक इस नाले से या इन पत्थरों से निकाल के पकड़ा दे, और जब वो उस बाइक के ऊपर बैठे तो वो बंदा सिगरेट लगा ले या फिर आपको इस तरह के कमेंट करे कि यार हवा की सोनी चल दी भैया, तो या फिर अगर उसका बाइक पंचर हो गया है तो आप पंचर लगा रहे हैं और वो बैठा हुआ बेफजूल में या तो फ़ोन पे लग गया है और आप उसका पंचर लगा रहे हैं। तो इस तरह के लोगों की हेल्प जो सी थी वो मैंने अपनी जो सा है वो बंद कर दी थी। तो ये सारा कुछ सोच के नांगा पापा का जो सा ट्रैवल था वो स्टार्ट हुआ। टोटल 4 किलोमीटर का ट्रैक है और 4 किलोमीटर में से जो सा 2 किलोमीटर है वो आप लोग इजीली बाइक पे जा सकते हो और 2 किलोमीटर अगले जो से हैं वो बहुत टफ़ हैं। तो शुरू में ही बाबर की बाइक चलाने से मुझे इस चीज़ का पता चल गया कि ये आगे मज़ीद तंग करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक छोटे छोटे से पत्थर थे, उनके ऊपर भी उससे बाइक नहीं चल रही थी। और वो जो सा गाइडर हम साथ लेके गए थे वो उससे वहाँ पे ही हेल्प लेना उसने स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे समझ लग गया था कि ये बंदा आगे मज़ीद नहीं चल सकेगा, लिहाजा इस बंदे से अब मुझे बचना है। तो मैंने गुस्से में आगे, जब उससे बाइक नहीं निकल रहा था, वो बेफजूल में वहाँ पर बाइक को ऊपर नीचे इस तरह के काम करवा रहा था, तो मैंने गुस्से में उसके करीब से बाइक निकाल के उसको ये समझाने की कोशिश की कि भाई अगर बाइक निकालने की नीयत हो तो इस तरह से बाइक निकल जाती है, आपको इस तरह से टशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह करेंगे तो हम लोग बाइक नहीं चला सकेंगे। इसके बाद सबसे आगे मून भाई के पीछे मैं और मेरे पीछे बाबर और फिर फैदी, हम लोग ऐसे चलते गए। कुछ ही देर आगे गए तो एक अजीब सा एक रास्ता आ गया जहाँ पे जाके पता चला कि अब इससे आगे रास्ता नहीं है। वहाँ पर मुझे मून भाई नज़र आए फंसे हुए, और मून भाई ने मुझे जाते साथ ही ये बात बोली कि यहाँ से अब मुझे हेल्प की ज़रूरत है, यहाँ से बिना हेल्प बाइक नहीं निकलेगी। तो मैंने देखा और फिर वहाँ से हमने एक दूसरे की हेल्प करके वहाँ से बाइक निकाली। बड़ा मुश्किल, एक टफ नीचे ग्लेशियर था, ग्लेशियर के ऊपर पत्थर पड़ा हुआ और उन पत्थरों के ऊपर से आपने बाइक निकालना है। बड़ा मुश्किल सा एक था, लेकिन अब इस वक्त वो सुना है कि वो बड़ा अच्छा एक उन्होंने उसको प्लेन कर दिया हुआ है। वो पता नहीं वो कोई चलाते हैं कोई ऐसा कुछ जो उसको बराबर कर देता है पत्थर को, तो उन्होंने वो चला के अभी तो बड़ा अच्छा एक रास्ता बना दिया हुआ है। लेकिन जब हम लोगों ने किया तो उस वक्त बिल्कुल रास्ता नहीं था। बड़ी मुश्किल से समझ लो कि हम लोगों ने अपने 125 उठा कर कंधे पे समझ लो कि ऊपर चढ़ाए। कैसे चढ़ाए वो उस वक्त हमें ही पता था। पत्थरों का ये ट्रैक करने के बाद जो सी बाइक है वो बिल्कुल एक साइकिल की तरह लगने लगी थी। दिल कहा था कि इसको कोई भी पता नहीं, कोई भी पत्थर कोई भी चीज़ आएगी तो मैं इसको उसके ऊपर चढ़ा दूँगा, और मैं ऐसा ही करता रहा। बाइक इस कदर हल्की लगने लगी थी जैसे कि पता नहीं 10 किलो की बाइक हो गया। उसके बाद 2 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम लोग रूपल विलेज में पहुंच गए, और रूपल विलेज से जो सा है आगे 2 किलोमीटर का नंगा पर्वत बेस कैंप का ट्रैक था। और रूपल फेस से जो सा था हम लोगों को आगे पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट करनी थी, लेकिन हमारा जो सा गाइडर था वो पीछे था। मैं सबसे आगे यहाँ पर हो गया था, तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ से हम लोगों ने ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा और मैंने उस पहाड़ के ऊपर जो है अपना बाइक चढ़ा दिया। और जैसे ही मैंने बाइक चढ़ाई, थोड़ी देर के बाद जब मेरा बाइक का टायर पीछे से स्किट होना स्टार्ट हुआ तो मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ कि शायद मुझे यहाँ पर बाइक नहीं चढ़ाना चाहिए था। लेकिन करते करते फिर वो इस तरह की सिचुएशन थी कि मैं ना तो वापस आ सकता था, ना बाइक को वहाँ से मोड़ के वापस ला सकता था, ना बाइक खड़ी कर सकता था। इतने में मुझे पीछे से बाबर की भी आवाज़ आई मोहसिन करके, लेकिन मैं वहाँ पर बाइक खड़ा नहीं कर सकता था। तो मैं बड़ी मुश्किल से अपने जोन से घुटने हैं इसको पेट्रोल टैंकर से फंसा के किसी न किसी तरह से मैं वो उस जगह से अपनी बाइक को निकाला। एक बार रास्ते में बाइक बंद भी हुआ। जब बंद हुआ तो बड़ा मुझे एक दफ़ा हुआ कि क्योंकि जब बाइक बंद होता है तो बहुत सारा ख़दशा ऐसा हो जाता है कि अब आपका बाइक वापस को जाएगा। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से घुटनों के साथ उसको बाइक को कंट्रोल करके अगली ब्रेक दबा के उसको कंट्रोल किया और किक से स्टार्ट करके बाइक को दोबारा से चलाया। यहाँ पर एक दफ़ा तो ऐसा लगा था कि मैं अब गिरूँगा ही गिरूँगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से बाइक कंट्रोल करके उस मुश्किल से अल्लाह ताला ने मुझे निकाला। और जैसे ही मैं निकला आगे, फिर वो पगठंडियाँ से शुरू हो गई, उनके ऊपर से बाइक चलाता रहा। यानी कि अब जोन सा मुझे एक डर था वो मेरा निकल गया हुआ था, और अब मुझे लुत्फ़ लेने लग गया था मैं इस ट्रैक का, और मुझे मज़ा आने लग गया था।
एडवेंचर का इन पगडंडियों के ऊपर, इस तरह के सरफेस के ऊपर जो है बाइक चलाने का। मैं बाइक चलाता रहा और इसी कश्मकश में, इसी लगन में मुंबई वगैरह का भी मैंने वेट नहीं किया, कर भी नहीं सकता था ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जगह ही ऐसी नहीं थी कि मैं वहाँ पर रुकूँ। रुकने का मतलब ये था कि मैं हल्का सा भी कोई अनबैलेंस होऊंगा तो मेरा बाइक नीचे गिर सकता है, और नीचे अच्छी खासी खाई थी। लेकिन बाइक चलाते रहे और आगे जाते रहे, और थोड़ा थोड़ा सा मुझे नंगा पर्वत का व्यू नज़र आना स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर मैं वहाँ पे एक जगह पे रुका, अपना पाँव वगैरह धोया, हर एक चीज़ की, पानी पिया, रिलैक्स हुआ, और तकरीबन आधा घंटा मैंने वेट किया। लेकिन मज़ीद वेट करने से ज़्यादा जो मुझे लग रहा था कि मुझे अट्रैक्ट कर रहा था नंगा पर्वत, सामने से मुझे हल्का का जो नज़र आ रहा था ना, वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था कि मैं इसकी तरफ, समझ लो कि एक ग्रीडी एक बंदा एक हो जाता है एक चीज़ के लिए। तो मैं रुका नहीं, मैं फिर आगे निकल गया। यहाँ पर सांस इस तरह से मेरा फूल रहा था जैसे कि मैं पता नहीं कितना कोई दौड़ लगा के आ रहा हूँ। हालांकि मैं बाइक के ऊपर बैठा हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़ोर लगता था कि सांस फूलता था, सांस नहीं लिया जाता था। यानी कि आम आदमी को लगता है जैसे कि पता नहीं ये एक एक्टिंग है कि ये आप बाइक चला रहे हो और आपका सांस फूल रहा है, आपसे सांस नहीं लिया जा रहा है, अजीब सी बातें निकलती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे कि हम लोग मजाक तौर मैं एक्टिंग करता हूँ, लेकिन वो एक्टिंग नहीं होती है। जब आप बाइक चला रहे होते हो, इतना बाइक का जोर नहीं लग रहा होता जितना आपका अपना उसका बैलेंस मेंटेन करने में ज़ोर लग रहा होता है, आपकी जान लग रही होती है। तो आप डेफिनेटली आप थक जाते हो, आपको सांस चढ़ जाता है, क्योंकि जब आप बाइक को कंट्रोल करते हो तो आपकी जान भी लगती है, दिमाग भी लगता है, आपके हाथों का इस्तेमाल होता है। आपका जब क्लच इस्तेमाल करते हैं, ये 2 उंगलियों का जान लगता है, क्योंकि आप इस पूरे के पूरे 4 उंगलियों को से आप क्लच को ऑपरेट नहीं कर सकते हो। जब इस तरह के आप ट्रैक पे बाइक चला रहे होते हैं तो आपको 1 या 2 उंगलियों के साथ आपने जो सा क्लच है उसको ऑपरेट करना होता है, बाकी के साथ आपने हैंडल को ग्रिप करना होता है। तो इसलिए क्लच के लिए आपकी 1 या 2 फिंगर काम कर रही होती हैं, एक इसकी थकावट हो जाती है, दूसरा आपके पाँव, आपके हर एक चीज़ काम कर रही होती है। तो डेफिनेटली आपकी बॉडी थक जाती है, आपको सांस फूलता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि शायद मोहसिन भाई एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि आप बाइक पे बैठे हो, राइड कर रहे हो, तो आपको कैसे सांस चढ़ सकता है? लेकिन सांस चढ़ता है राइडर को जब वो टफ ट्रैक करता है। उसके बाद चलता रहा, और सामने जब एक मैदान आया, एक जिसको ब्रोक समझ लो कि एक ब्रोक आ गया। तो ब्रोक कहते हैं कि जहाँ आप जानवरों के चढ़ने की चरागाह हो, उसको पहाड़ी ज़ुबान में ब्रोक बोलते हैं। तो एक ब्रोक आ गया, तो वो एक खुला सा एक मैदान था, और उसको बोलते हैं हेलिकोफर बेस कैंप नांगा पर्वत का। बेसिकली इस बेस कैंप तक मैंने आना था, गाइडर ने हमें इस बेस कैंप तक लेके आना था। लेकिन क्योंकि सब लोग पीछे थे और मैं अकेला आगे था, तो मेरे जहन में जो था बेस कैंप का एक कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि जब तक नांगा पर्वत के पाँव में मैं नहीं चला जाऊँगा, बेस में नहीं चला जाऊँगा, तो मैं तब तक नांगा पर्वत बेस कैंप पे नहीं पहुँचूँगा। और गाइडर ने हम लोगों को वहीं पर लेके जाना है। तो मैंने अपना सफ़र स्टार्ट रखा, क्योंकि सामने से यूँ खुला एक व्यू एक नांगा पर्वत का आने लग गया था। मैं नांगा पर्वत को देख रहा था अपनी आंखों से। उसके बाद जैसे जैसे मज़ीद चलता रहा, तो एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं हाइट पे और नांगा पर्वत नीचे है, और मैं ऊपर से नीचे उसके पाँव में, उसके कदमों में जा रहा हूँ। वो इस कदर खूबसूरत एक मंज़र था, मेरी लाइफ का अब तक मैंने इतना खूबसूरत मंज़र नहीं कभी देखा है। वो बहुत खूबसूरत मंज़र था, आज भी मुझे वो याद है, और आज भी उस मंज़र को मैं अपनी आंखों से नहीं भुला सकता हूँ कि एक इस कदर खुशी थी मुझे। अपने पीछे दोस्तों का भी अभी इतना कोई वो नहीं रह गया होता। मुझे था कि कर सकेंगे ट्रैक तो आ जाएंगे, नहीं कर सकेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। फिर जाहिर बात है वो पैदल ट्रैकिंग करेंगे। अगर मेरा बाइक चला तो मैं तो बाइक पे ही जाना, तो मैं इसलिए अपना जो तो सफ़र है वो आगे जारी रखूँ। अब इसको कुछ भी समझ लो, इसमें मैंने समझ लो कि मैं दोस्तों के पीछे छोड़ दिया या मैंने क्या कर दिया, बट उस वक्त मेरे ज़हन में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, अभी नहीं है। चलता रहा उस मैदान में, नांगा पर्वत के बेस कैंप में, उसके पाँव के नीचे जाता रहा। रास्ते में मारमोट देखे, उसको ये भी नहीं पता था कि ये मारमोट होते हैं, कि चूहा, इसको पहाड़ी ज़बान में एक पहाड़ी चूहा बोलते हैं, इंग्लिश में मारमोट बोलते हैं, तो उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं। फ़िलहाल पहली बार देखा मारमोट, तो उसकी आवाज़ सुनी, उसकी आवाज़ ही इतनी खूबसूरत थी। खूबसूरत बाद में लगती है जब आप वापस यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त आपने अगर पहली बार वो सुनी हो तो आपको वो एक दहशत
खतरनाक सी लगती है। वो इस कदर वो गूंजती है आवाज़ कि आपको लगता है जैसे कि पता नहीं ये बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाता है कि ये ख़तरनाक चीज़ नहीं है। तो मार मोड़ देखे, उनके पास गया, उनकी वो बिल शिल सारा है वो सिस्टम देखा। अकेला था, एक अच्छा एक इंजॉय कर रहा था नेचर को, अकेलापन को, नांगा पर्वत बेस कैंप को। फिर नांगा पर्वत को बिल्कुल करीब से देखा और इतना खूबसूरत देखा। और लेकिन एक थोड़ी सी एक जो सी समझ लो कि इसको आप कह सकते हो कि बैड लक हो गई। वो बैड लक ये थी कि जब आप दोपहर को 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक आप नांगा पर्वत को या किसी भी पीक को देखते हैं तो हमेशा गर्मियों में, समर में उसके ऊपर बादल रहते हैं, क्योंकि जब धूप पड़ती है डायरेक्ट तो बादल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपने पीक को अच्छे तरीके से उसको खूबसूरत उसको पूरा देखना है तो हमेशा उसका सनराइज़ या फिर सनसेट देखो। तो हम लोगों को ना किसी ने उस वक्त बताया, ना मुझे भी इस चीज़ का पता था, तो ना हम लोगों ने सनसेट देखा ना सनराइज़ देखा। लेकिन जब मैं नांगा पर्वत के बिल्कुल करीब था तो बादल बहुत ज़्यादा था, वो पूरा उसका चोटी उसकी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन उसकी भी एक समझ लो कि खूबसूरती ये थी कि वो चाहे पूरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो बादलों की वजह से वो अपना बता रहा था कि मैं एक चीज़ हूँ, एक देखने वाली, अट्रैक्शन वाली। थोड़ी सी देर के बाद मुझे एवलांच गिरने की भी आवाज़ आई। हमेशा बोलूँगा जब भी त्रिशिंग जाओ सिर्फ त्रिशिंग से ही वापस ना आ जाओ, नांगा पर्वत बेस कैंप पे ज़रूर जाओ। चाहे बाइक मत लेके जाओ, चाहे रूपल तक बाइक ले जाओ, आगे पैदल ट्रैकिंग कर लो, लेकिन बेस कैंप तक जाके नांगा पर्वत को ज़रूर देखो। एक आखिर किस्म का एक एक्सपीरियंस है ये भी। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ बेसिकली यहाँ पर विंटर में सारा ग्लेशियर आ जाता है, लेकिन अभी समर है, जुलाई का मंथ था, तो यहाँ पे ग्लेशियर वगैरह नहीं था, तो इजीली मैं अपना बाइक यहाँ तक ले गया। लेकिन आप विंटर में जाते हो तो यहाँ पे पूरे का पूरा ग्लेशियर होता है, यानी कि मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से क्लाइंब करना स्टार्ट कर सकता था। यानी कि मतलब कि मैं इस कदर नांगा पर्वत के करीब था। बहुत ज़बरदस्त जगह है और कोशिश करो। मैंने वहाँ पे कैंपिंग नहीं की, टेंट नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास टेंट था नहीं। तो जब भी जाओ त्रिशिंग में रुको, होटल ले लो या कोई भी चीज़ कर लो, जितना भी करना। उसके बाद जब रूपल जाओ तो वहाँ पर जाके आप लोग नांगा पर्वत बेस कैंप पे टेंट करो और टेंट शेट लगाने के बाद जब अगले दिन वापस आओ, हर एक चीज़ को समेट के अपना जितना खाना पीना ये वो चीज़ें हैं सबको साथ में कैरी करके सारा को वापस ले आओ। और वो रात जो थी है आपकी एक यादगार रात होगी नांगा पर्वत बेस कैंप पे जो आप लोग कैंपिंग करेंगे। जैसे मैंने त्रिशमीर बेस कैंप पे कैंपिंग की थी, वहाँ पे मेरे पास टेंट था, तो वहाँ पे मैंने इजीली कैंपिंग कर ली, टेंट लगा लिया था अपना। तो आप लोग भी इसी तरह नांगा पर्वत बेस कैंप पे टेंट लगा सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो। तो उसके बाद वापस आए सारे लड़के बड़े थके थकारे आके लीडर साहब को हम लोगों ने अपनी वीडियोज़ वगैरह दिखाई, पिक्चर वगैरह दिखाई। तो लीडर साहब के दिल में एक थोड़ा सा हो गया कि ये पता नहीं ये मुझे छोड़ के चले गए। मैंने इनको बोला था कि मैंने नहीं जाना, मैंने धूप में बैठ के माल्टे खाने थे, तो इनको भी मेरे साथ धूप में बैठ के माल्टे खाने चाहिए थे। इनको अपनी मर्ज़ी नहीं करनी चाहिए थी कि अगर मैं नहीं जा रहा तो ये लीडर की बात को डिनाई करके ये नांगा पर्वत बेस कैंप के लिए चले जाएँ। लीडर साहब के मुताबिक अब ये बात थी कि अगर मैं नहीं जा रहा था, लीडर नहीं जा रहा था, लीडर को धूप में बैठ के माल्टे खाने थे, तो जितने भी उसके साथ में लड़के हैं वो भी धूप में बैठ के माल्टे खाते, एक दिन रेस्ट करते और अगला दिन हम लोग दियोसा की तरफ निकल जाते। तो इसलिए थोड़ी सी लीडर साहब जो थे हैं हमारे थोड़े से एक डिस्टर्ब हो गए हुए थे कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम लोग सारा कुछ करके फिर एक दिन वहाँ पर हम लोग रात को सोए, यानी कि 1.5 दिन 2 दिन हम लोग त्रिशिंग में रहे, 2 रातें हम लोग त्रिशिंग में रहे। उसके बाद अगला दिन जो होता है हम लोग को दियोसा के लिए निकलना था। सारा ऑन रोड है, उसमें भी कोई मसला नहीं, किसी भी किस्म का आप लोग बाइक पे करो, जीप पे करो, जिस पे मर्ज़ी करो। 60 किलोमीटर का ट्रैक है त्रिशिंग से दियोसाई का, साथ में मैप भी शेयर कर देता हूँ। दियोसाई पहुँचे, दियोसाई में 200-250 के टिकट होता है नेशनल पार्क के लिए, वो लिया और उसके बाद हम लोग दियोसाई के अंदर घुस गए। लेकिन घुसने से पहले जब हम लोग चिलम चौकी पे पहुँचे, बेसिकली चिलम चौकी एक पॉइंट है जहाँ से आपको 2 ट्रैक मिलते हैं, या तो आप लोग चले जाएँ दियोसाई की तरफ या फिर आप लोग चले जाएँ मिनीमर्ग की तरफ। तो मिनीमर्ग उस वक्त में इतना कुछ ज़्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं पता था, अभी नया प्रमोट हो रहा था। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की मिनीमर्ग जाने की, लेकिन उन्होंने बोला कि आपके पास एक तो आर्मी का कोई रेफरेंस होना चाहिए, दूसरा अगर आप लोगों ने जाना ही है तो आप लोग बाइक पे नहीं जाएंगे, आपको लोकल जीप लेनी पड़ेगी और आगे आपको आर्मी के मेस में रहना पड़ेगा। सारा इस तरह की चीज़ें थी। तो हमारे मुताबिक उसमें कोई भी चीज़ ऐड ऑन नहीं होती। उस साल इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अब सुना है कि बहुत आसान हो गया है, लेकिन उनके माइंड के ऊपर उनके उस वक़्त के रूल के मुताबिक डिपेंड करता है कि आप लोग जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। जिसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है कमेंट में बता दे। किसी के पास किसी का कोई नंबर है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ का, किसी भी चीज़ का जो किसी की मदद कर सकता है मिनीमर को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल के बता दें। वैसे अब जो है आपको इतना कोई खुवारी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब इजीली आप जाते हो तो आपको मेरा ख्याल है कि जाने देते हैं। लेकिन हम लोग को उस वक्त परमिशन नहीं मिली है, तो हम लोगों ने मिनीमर छोड़ा, द्योसे में घुसे। द्योसाई का उस वक्त का जो था मेरा एक्सपीरियंस था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने द्योसाई को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया। पहले सोशल लेक आई, उसको देखा, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वहाँ पर लोग इतने सारे थे और गैदरिंग इतनी ज़्यादा थी कि मुझे उसका मज़ा नहीं आया। उसके बाद जब मैंने ट्रैक पे चलना स्टार्ट किया तो वहाँ पे डस्ट इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि जब गाड़ी गुजरती है वहाँ से जीपें गुजरती हैं तो सारी मट्टी ट्रैक से उड़ के जाके इधर उधर सारी गिरती है, तो उसमें भी इतनी कोई खूबसूरती नहीं थी। मतलब कहने का ये है कि जुलाई में जब सारे लोग जब द्योसाई में जा रहे होते हैं तो उस तरह से मज़ा द्योसाई का नहीं आता है जो आना चाहिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन जैसे गैदरिंग बढ़ती है, जैसे लोगों का आना जाना वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ज़ाहिर बात है नेचुरल चीज़ जो है वो उससे अफेक्ट होती है। तो मुझे जुलाई में द्योसाई का कुछ मज़ा नहीं आया। अब नेक्स्ट ज़िंदगी में जब भी कभी द्योसाई करूँगा तो उसको थोड़ा सा आगे पीछे करूँगा। उसके बाद खैर फ़िलहाल हम लोगों ने द्योसाई किया। द्योसाई में स्योशर देखी, बड़ा नाला देखा, उसके बाद सतपुरा लेक देखी। और सतपुरा लेक की जो थी आपको एक खूबसूरत चीज़ ये बताऊँगा, जब आप सतपुरा लेक को जब आप द्योसाई से आ रहे होते हैं, नीचे स्कर्दू सिटी में उतर रहे होते हैं, और चिलम चौकी से स्कर्दू का रास्ता जो है तकरीबन कोई 100 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर का महल है कि आपका द्योसाई का होगा रास्ता। उसके बाद 50 किलोमीटर का आगे मस्जिद, द्योसाई के बाद जो सा स्कर्दू का रास्ता है वो है। और सतपुरा लेक का जो था एक मैंने जो था खूबसूरत चीज़ देखी कि जब आप द्योसाई से नीचे स्कर्दू सिटी में उतर रहे होते हैं तो आपको सतपुरा लेक दूर से एक कटोरे की तरह एक उसका पानी नज़र आता है, कि जैसे कि एक कटोरे में किसी ने एक पानी रखा हुआ है, आपको दूर से सतपुरा लेक नज़र आ रही होती है। और सतपुरा लेक नहीं है, बेसिकली वो डैम है। तो लेक कह लो, डैम कह लो, कुछ भी कह लो, कोई क्या फ़र्क पड़ता है। बेसिकली हम लोगों को तो पानी खड़ा हुआ खूबसूरत लगा, लेक लग रही है तो हम लोग तो लेक ही बोलेंगे। खैर सतपुरा देखी। सतपुरा के बाद हम लोग पहुँचे स्कर्दू सिटी में, रात हो गई, और जाके फिर अपना वही डब्बे शब्बे खोले और खाना छाना गर्म शर्म करवाया, खाना छाना खाया। और आज हम लोग स्कर्दू पहुंच गए हैं। कल से इंशाअल्लाह एक मैं हाल एक एपिसोड डालूँगा, हाँ एक एपिसोड डालूँगा इसके बाद का। और उसके बाद जो होता है फिर आगे वो फुटेज स्टार्ट हो जाएगी जो मैंने अब तक ट्रैवल में नहीं डाली है, जिसको डालने के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी, क्योंकि वो मेरे पास पड़ी हुई थी, वो कहीं यूज़ नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा था कि एक तो ये सीरीज़ स्टार्ट कर दूं आप लोगों को गाइड करने के लिए, दूसरा जो था एक मेरे पास फिल्म एक रिकॉर्ड की पड़ी हुई है तो वो आगे यूटिलाइज़ हो जाए। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही था। इंशाअल्लाह दोबारा मिलते हैं नए एपिसोड में, नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। सब अपना ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये दूध गिर रहा समझ लो आप, और ये बड़ी ख़तरनाक सी जगह है, लेकिन फिर भी जाते हैं थोड़ा सा आगे। जुलाई क्योंकि इसमें आपको जो ये देख रहे हैं ग्रीनरी और पानी आप जिस तरह से रवानगी से चल रहा है, ये आपको